गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो 3 नंबर, 2 नंबर्स और 5 नंबर्स ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। यानी कि पिछले क्लास में हम देख चुके थे कि 25 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से पूरे 25 नंबर आपके इस पेपर से देख लिए गए हैं, ये करवा दिए गए हैं। तो अब आज का जो क्लास होगा वो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, इसमें आपके एक तरह से आपके योग्यताएं की पहचान की जाएगी कि क्या आप कितने पानी में हैं, अभी तक आप कितने कर चुके हैं, या तो आपसे कितने क्वेश्चन बन पाएंगे। यानी कि 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है, उसमें से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे दिए गए। आपके यदि आपकी तैयारी अच्छी है, यानी कि आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम है। यदि तैयारी अच्छी नहीं है तो ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो भी आपको क्या है कि कोई भी झिझकने वाली बात यहाँ पे नहीं है, या तो डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सारे एकदम अच्छे से बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम अपने क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं, और एक तरह से शानदार, जबरदस्त और बेहतर रूप से इसको हम चालू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, खंड ए, खंड बी और खंड सी, तीन सेक्शन होंगे, जिसमें से खंड ए में 8 में 6 बनाना है, खंड बी में 8 क्वेश्चन होंगे, 6 बनाना है, खंड सी में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें 4 से कम नहीं छोड़ना है, ना तो 4 से ज्यादा नहीं बनाना है। आपके मन तो बना सकते हैं, परंतु उनके नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो खंड ए में कहा गया है कि साक्षरता शब्द की परिभाषा दे। क्या साक्षरता क्या होती है? साक्षरता अर्थात इसे इंग्लिश से हम कह सकते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या होती है? कोई भी व्यक्ति को साक्षर कब समझा जाता है? जब वह कोई भी शब्द को पढ़ने या वह लिखने, अपने नाम लिखने में सक्षम हो, वह व्यक्ति को साक्षर समझा जाता है। यानी कि वह अपने नाम लिखने में सक्षम है, यह थोड़ी बहुत शब्दों को पढ़ सकता है, तो वो एक साक्षर व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। तो एक तरह से। और दूसरा क्वेश्चन 27वां नंबर है कि ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो ऋतु प्रवास क्या होता है? तो ऋतु मतलब तो जान रहे हैं, मौसम। ऋतु वही हो गया, और प्रवास, प्रवास का मतलब एक स्थान दूसरे। ऋतु प्रवास क्या होते हैं? क्योंकि मानव ऋतु के अनुसार अपना स्थान बदलता है, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कोई यहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ है। यदि कोई व्यक्ति है कि मतलब ये ठंडे के दिनों में कोई घूमने के लिए चले जाते हैं, या तो फिर गर्मी के दिनों में पहाड़ घूमने के लिए चले जाते हैं, या तो चरवाहे को ही देख लीजिए, पहाड़ी इलाके में चराते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी दिन आते हैं तो वह पहाड़ी इलाका में ज्यादा ठंडा पड़ेगा, इसलिए क्या वो मैदानी इलाकों में उतर जाती है। इस तरह से तो वह क्या होती है, एक व्यक्ति का क्या होता है, प्रवास होता है, कि ऋतु के अनुसार क्या करते हैं, वह जगह को बदलना, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं, जो कि आपके 2 नंबर क्वेश्चन में ज्यादा नहीं समझाना है, ठीक है। और आपको बता दें 28 नंबर, भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो आपको कभी भी याद रखना है कि भूमध्य सागर कृषि या फसल, कौन से फसल उगाए जाते हैं? तो खट्टे फलों की फसल उगाए जाते हैं। जो भी भूमध्य सागर है तो वहां पे जैसे कि अंजीर, अंजीर की फसल उगाई जाएगी। अंजीर, अंगूर, अखरोट, ये सारे फसल कहाँ पे उगाए जाते हैं? ये भूमध्य सागरीय कृषि है, उस प्रकार की फसल उगाई जाती है, क्योंकि वहां की जलवायु एक तरह से समशीतोष्ण, एकदम ठंडी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना क्वेश्चन है। तीसरा नंबर, 29वां नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जब बहुत देशों के साथ व्यापार किया जाता है, तो कोई भी एक देश का व्यापारिक संबंध एक से अधिक देशों के मध्य हो, तो वह एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार द्विपक्षीय व्यापार, देश के अंदर होने वाले व्यापार अंतरीय आंतरिक व्यापार, और क्या होते हैं, बहुत देशों के साथ किसी एक देश का व्यापारिक संबंध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी एक लौह और इस्पात उद्योग का नाम लिखे। किसी एक लौह इस्पात उद्योग का नाम लिखे। तो किसी एक लौह इस्पात उद्योग का नाम सबसे पहला आपका तो आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर का है पश्चिम बंगाल, राउरकेला, ये भी एक लौह इस्पात उद्योग है। दुर्गापुर और राउरकेला, ये सारे लौह इस्पात उद्योग हैं, जो कि कहाँ पे आते हैं? तो एक तो हो गया ये ओडिशा में है राउरकेला, और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। ये अगर पूछा जाएगा आपको विश्व की सबसे प्रमुख लौह इस्पात उद्योग कौन है, तो सेंट पीटर्सबर्ग आपके याद रखना है। सेंट पीटर्सबर्ग एक प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग, आपको जाना, वहां पे बहुत सारे कारखाने, सामान उमान बनाए जाते हैं। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग, से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होती है वह
देश के अनेक भागों को, अनेक अनेक राज्यों को एक साथ जोड़ती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे कि NH7, तो NH7 क्या है? एक NH7 नहीं, वर्तमान में तो 44 इसका कर दिया गया, पहले का नाम था NH7। तो NH7 जो है कि वो कई राज्यों से होकर के गुजरती है, कई कई बड़े बड़े शहर, कई छोटे छोटे राज्य से होकर गुजरती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहती है। अर्थात हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि वैसा सड़क या वैसा राजमार्ग जो कि बड़े बड़े शहर के साथ कई राज्यों को एक साथ जोड़ती है, तो उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। ठीक है। एक होता है एलपीजी, का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पे। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, याद रखना है, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। तो उसी का आपको यहाँ पे पूरा नाम पूछे जा रहे हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्राकृतिक या इस तरह से। फिर वो नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? तो नगरीकरण क्या है? तो नगरीकरण से क्या शब्द है? आप क्या नगरीकरण से समझते हैं? तो नगरीकरण आपको से क्या समझते हैं भाई? आप बता सकते हैं नगरीकरण? तो नगर में क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं, कि गाँव से जाकर वहां बस जाते हैं, वहाँ अच्छी चिकित्सा सुविधा होती है, वहां पे अच्छे अस्पताल होते हैं, वहां पे परिवहन की सुविधा अच्छी होती है। तो वह मिल करके क्या बना लेते हैं? एक नगर का निर्माण कर लेते हैं, नगरीकरण कर लेते हैं, एक तरह से नगर को विकसित कर देते हैं। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? एक तरह से किसी भी शहर का नगरीकरण हो जाता है, जहाँ पे एक नियम कानून क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, वहां पे बनाए जाते हैं, तो वह हमारा नगरीकरण आता है। मानव भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के बारे में लिखना है। ये आपको बताना है कि मानव भूगोल की दो शाखा कौन कौन सी है। बहुत ही साधारण और सिंपल भाषा में लिखा गया है। तो ये आपके वर्क दे रहे हैं मानो, क्योंकि हर एक लास्ट क्वेश्चन आपको वर्क दिए जाएंगे। किससे? 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 3 नंबर में आ जाते हैं। ये टोटल कितने मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स है। रेल परिवहन के 3 लाभ लिखे। तो रेल परिवहन के 3 लाभ क्या हो सकते हैं? कि रेल परिवहन में बहुत ही सस्ते दामों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सकता है। तो ये प्रमुख लाभ हो गया। दूसरा लाभ हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े रेल परिवहन जो होते हैं, बड़े बड़े मतलब खदानों से होकर के गुजरती है, जिसमें से बहुत सारे खनिज तत्वों या तो माल सबको इसमें लाद करके ले जाया जाता है। तो वो दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ, जब भी रेल में आप यात्रा करते हैं, तो आपके बहुत सारे सगा संबंधी होते हैं, नहीं भी होते हैं। तो कोई अन्य राज्य के, कोई अन्य राज्य के व्यक्ति है, तो उन दोनों के मध्य अपने आपसी विचार के साथ साथ आप क्या करते हैं? संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं, खान का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या हो गई? तो ये रेल परिवहन के एक महत्वपूर्ण लाभ हो गए। तो ये आपको लिखना है। रेल परिवहन दुर्गम क्षेत्रों तक मतलब ले जाते हैं, तो फिर बहुत दूर तक जोड़ते हैं। ठीक है। एक होता है जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 उपाय लिखिए। तो आपको जल प्रदूषण आपको रोकना है, तो सबसे पहले 3 उपाय क्या कीजिएगा? सबसे पहला, जल प्रदूषण को आप रोकने के लिए तो अब कोई भी उद्योग या तो कारखाना है, उन्हें नदियों के किनारे स्थापित नहीं करने दीजिएगा, पहला। दूसरा है कि आप नदियों में ना तो कचरा फैला सकते हैं, जैसे कि गंगा नदी काफी दूषित नदी हो गई है, क्योंकि वहां बहुत सारे प्लास्टिक व्लास्टिक फेंके जाते हैं। तो उसको आप क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। तो ये सारे आपको लिखना है यहाँ पे। अब आता है 37वां नंबर क्वेश्चन, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। भारत का विदेश से कैसा व्यापार है? उनकी क्या विशेषता है? क्या अच्छे व्यापार है? क्या व्यापारिक संबंध अच्छे हैं या कि खराब है? नहीं भाई, बहुत अच्छे हैं। इन देशों के रसिया के साथ, बहुत फ्रांस के साथ राफेल मंगाया जाता है। उसके बाद रूस के साथ बहुत सारे व्यापार किए जाते हैं, बहुत सारे हथियार खरीदे जाते हैं भारत में यूएसए से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं 3 नंबर में। और 38वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में भौम जल संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखे। ये देखिए कहाँ पे जल संसाधन चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो भौम जल क्या होते हैं? जो धरातल के नीचे बहते हैं, जो जमीन के, मान के चलिए ये धरातल है, घास फूस उगा है, उसके नीचे बहते हैं, उस जल को हम क्या कहते हैं? भौम जल कहा जाता है। उन पर एक टिप्पणी लिखना है कि भौम जल स्तर समय समय से क्या हो रहे हैं? नीचे क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका दोहन अत्यधिक किया जा रहा है, जिस कारण से अत्यधिक गड्ढे में पहुंच आर्सेनिक जैसे तत्वों का निकल रहा है, जिससे हमारे रोग से पीड़ित हो रहे हैं व्यक्ति। ऐसे करके क्या कर सकते हैं? अब भौम जल से आप टिप्पणी लिख सकते हैं एक 3 नंबर का। भारत में कृषि की विशेषताओं के वर्णन कीजिए, कि भारत की कृषि में क्या क्या विशेषता है भाई? तो कृषि के लिए हमें क्या विशेषता है? कि हमें मानसून पर निर्भर करना पड़ता है? ये प्रमुख विशेषता तो नहीं है।
तो हम बोल सकते हैं कि विशेषता लिखना है। विशेषता यानी खासियत, कृषि की क्या खासियत है? कभी भी कृषि किया जाता है तो आपसी परिवार से ही हम कर सकते हैं, अपने पारिवारिक श्रम से ही कर सकते हैं। हमें ना तो लेबर की आवश्यकता होती है, सॉरी, हमें ना तो उतना लेबर की आवश्यकता होती है, ना ही उतने ज्यादा हमें कृषि में पूंजी लगाए जाते हैं। बीज अनाज से उपलब्ध हो जाते हैं, ना तो उतने महंगे दवाइयां लगती है। ये क्या कर सकते हैं, हम कृषि की विशेषता का वर्णन कर सकते हैं कि वाणिज्यिक कृषि की जाए तो भारी मात्रा में इसे बाजार में उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे कि किसान को अधिक से अधिक लाभ होते हैं। ऐसे करके भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों का मिलकर ग्रामीण अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास को कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक होता है गुच्छित और एक होता है प्रकीर्ण, जिसे हम सघन और एक प्रकीर्ण बस्ती कहा गया। तो उनके प्राकृतिक कारकों के बारे में आपको वर्णन करना है। यहाँ पे तीन तीन पॉइंट है, अर्थात 3 नंबर लिखना है। चौथा नंबर हो गया 41वां नंबर क्वेश्चन। प्रवाह से किन्हीं 3 अपकर्ष कारक और उल्लेख कर। अपकर्ष कारक जो आपको ऐसे कारक जो आपको खींच कर लाते हो, अपकर्ष होता है। जैसे कि हमें 3 कारक लिखना है। चिकित्सा, चिकित्सा एक अपकस कारक है। हमें चिकित्सा सुविधा हमें नगरों में खींच के ले आती है। शिक्षा, हमें इस गांव में उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, इसलिए हम नगर में चल जाते हैं शिक्षा ग्रहण। चिकित्सा शिक्षा हो गया। चौथा हो गया परिवहन, परिवहन की सुविधा अच्छा नहीं मिलती है, करके हम कहाँ पे चल जाते हैं। तो ये कैसे कारक है? अपकर्ष कारक। इन सभी हमें, ये सभी के हमें लालच, हमें कहीं पे जाने के लिए मजबूर करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो खंड सी 5 नंबर के क्वेश्चन में आ गए। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें कि कृषि के विकास में महत्वपूर्ण नीतियां क्या है। भारत में स्वतंत्रता मिली, हमारा देश को आजाद हुआ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद कृषि का विकास किस प्रकार से किया गया? सबको पता है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन, तो हमारा देश एक तरह से कृषि का क्षेत्र बहुत ही नीचे बिछड़ गया था, यानी कि ऐसा मकर जाल में फंस गया था जिसे हमें बाहर निकालना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। इसी के लिए कहा गया कि 1951 के प्रथम पंचवर्षीय योजना लाए। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया और 6 सालों तक चला गया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बेहतर ध्यान दिए गए। उसमें देश की गरीबी को दूर करना था, तो कृषि के क्षेत्र को सबसे पहले बढ़ावा देने लगे। बांधों का निर्माण किया गया, सिंचाई सुविधा उपलब्ध की गई। इसके साथ साथ अच्छे उच्च या तो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। तो ये क्या है कि इस कृषि की इस तरह से आपको विशेषता लिख देनी है। आपको फिर याद है, भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकार पूछ रहे हैं, कार्य नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि नगरीय बस्ती कितने होते हैं? नगर बस्ती 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनसंख्या के आधार पर, एक होता है कार्य के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर कस्बा, नगर, महानगर, बृहद नगर, एक होता है सन्ना नगर। ये क्या है? जनसंख्या के आधार पर। लेकिन और जो बस्तियां होती हैं, अब दूसरी प्रकार जो होते हैं वह कार्य के आधार पर, जैसे धार्मिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर। तो ये सारे आपको, और हम कहते हैं खनिज नगर। ये एक होता है गैरसिन, गैरसिन नगर या तो छावनी नगर, जहाँ पे सेना उना रहती है। ये हमें नगरीय बस्ती के प्रकार के बारे में हमें लिखना है, ये पूछे गए। 45वां नंबर क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। गैर परंपरागत जैसे कि कौन कौन से ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटीय ऊर्जा, फिर हो गया भूतापीय ऊर्जा। ये 5 ऐसा टॉपिक लिखना है। सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं आप। ऐसे टॉपिक देके नीचे आप वर्णन कर सकते हैं कि पवन ऊर्जा वैसे क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहां पे रेतीली जमीन हो, जहाँ पे हवा की तेज गति हो। सौर ऊर्जा यानी कि इसे वैसा क्षेत्र में लगाया जा सकता है जहाँ पे सूर्य की किरणें ज्यादा से ज्यादा इन्हें प्राप्ति हो सके। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? वर्णन कर सकते हो। भाई, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा कीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 46, विश्व व्यापार में सुएज नहर के योगदान। सुएज नहर का योगदान कैसा है? तो आज बहुत सारे व्यापार होते हैं। सुएज नहर क्या है कि सुएज नहर का योगदान क्या है? सॉरी, एक मिनट। सुएज नहर का योगदान क्या है कि यूरोप और एशिया, जब सुएज नहर को मिस्र का है, सुएज नहर किसका अधिकार के अंतर्गत आता है? तो मिस्र का उसमें अधिकार है। जब मिस्र ने अपने एक छोटे से जगह को काट करके एक नहर का निर्माण किया गया, जिसे सुएज नहर दिया गया, जो कि एशिया और यूरोप के मध्य 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। जितने भी व्यापार होते हैं वे सुएज नहर से ही होते हैं। हजारों टन एक दिन में, 100 से भी ज्यादा जलयान यानी कि पानी जहाज जाते हैं, जिससे बहुत सारे टैक्स लिए जाते हैं यहाँ पे।
सुएज नहर के ऊपर में एक बंदरगाह है, सुएज नहर के नीचे में एक बंदर है, पोर्ट सईद, और एक होता है सुएज बंदरगाह। ये दो महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहां पे क्या रखे जाते हैं कि जहाजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फ्यूल, उसके खाना भोजन इत्यादि उन्हीं बंदरगाहों में रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स काट लिए जाते हैं सुएज नहर की। इन सुएज नहर की विशेषताओं का वर्णन करना और योगदान, विश्व के व्यापार में क्या योगदान दे रहा है सुएज नहर, इसको वर्णन करना है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदत्त संसार का आपको रट्टा मार देना, यानी कि आपको संसार के मानचित्र का नक्शा आपको पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में 5 नंबर आपके लिए रखा हुआ है संसार के मानचित्र में। तो प्रदत्त संसार के मानचित्रों में निम्नलिखित दशाएं दशाएं को दर्शाएं। सबसे पहला है प्रशांत महासागर को आपको दर्शाना है। दूसरा दिया गया था 2024 में पाकिस्तान, तीसरा मास्को, फिर चौथा श्रीलंका और पांचवा राजस्थान। तो इन सभी को आपको क्या है मानचित्र में दर्शाना है कि ये कहाँ कहाँ पे है, इन्हें आपको लोकेटेड करना है। समझ में आ गया? तो ये आपके 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो कि आपके क्लियर करा दिए हैं 2024 के। 2024 के ज्योग्राफी के भी खत्म हो चुके हैं, 2023 के ज्योग्राफी के फिर से हम मिलेंगे। तो फिर एक बार उसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आपको आशा होगी मुझे कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिया और आपको बेहतर से समझ में आ गया, आपको डायरेक्शन भी मिल चुका है। ये 2024 के पीवाईक्यू थे, 2023 के ज्योग्राफी पेपर के पीवाईक्यू यहीं पे आपको मिलेंगे, और हिस्ट्री के भी। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि आपके फरवरी तक पूरी तरह से आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। धन्यवाद, थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।